तो जैसा कि हमारी आखिरी मुलाकात में बताया गया था कि आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री के बारे में इतना आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री को हम 3 भागों में पढ़ते हैं मुख्यतः, जिसमें आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट को मानते हैं कि जब मानव का विकास शुरू हुआ, वहां से लेकर लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी, जो सेंचुरी था 7 to 8 तक के बीच की जो भी घटनाएं हुई, वो क्या हुई, वो एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत रखी गई। हिस्ट्री क्या है? जो आपका बीत चुका है वो इतिहास बन जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है वो इतिहास नहीं कहा जा सकता। उसके अतिरिक्त उसके बाद यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग मानते हैं कि 1707 यानी कि औरंगजेब तक का जो समय काल रहा, वो हम मध्यकालीन तक मानकर चलते हैं। और 1707 के बाद जो हुआ था कि ऑटोनोमस बहुत सारे स्टेटस एस्टेब्लिश्ड किए गए थे, जैसे कि बंगाल में, हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, बहुत जगह पर स्थापित किए गए थे। तो वो जो घटनाएं हैं वो सब कहाँ आ जाती हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री को मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो हम मान के चलते हैं कि मूल रूप से वो 1498 मान सकते हैं, जब पुर्तगीज आए थे फर्स्ट टाइम, यानी वास्को डी गामा ही फर्स्ट टाइम आया था 1498 में। तो यहाँ से लेकर आज़ादी तक यानी 1947 तक के समय काल को हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर जब पढ़ना है तो एक चैप्टर और पढ़ना पड़ता है। एक तो हम पढ़ते हैं जो यूरोपीय आए, यानी कि ये चैप्टर जिसकी हमारी आज चर्चा होने वाली है, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अब यूरोपियन कंपनीज में आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिशों का आया यानी अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश का आगमन हुआ और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। पर कहीं कहीं स्वीडिश के बारे में हमें बहुत जो है विस्तार से नहीं पढ़ना होता, पर सबसे लास्ट में ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड की गई थी इंडिया में, वो स्वीडिश द्वारा की गई थी। तो ये चैप्टर पढ़ना है। अब ये है कि मैं आज आप लोगों को टॉपिक वाइज फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ। इससे पिछली जो हमारी क्लासेज हुई है यूं ही इंट्रो की तरह हुई थी। तो मैं आज पीपीटी लेकर आई हूँ। आप लोगों को अगर इस तरह पढ़ना अच्छा लगेगा तो सही है, क्योंकि ये पीपीटी आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं खुद से लिख के पढ़ाऊँ तो जिसमें आप लोग कंफर्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग कल से क्लास उसी अनुसार चलेगी। बट आज जो है पूरे इमेज, मैप और पीपीटी के थ्रू मैं पढ़ाऊंगी। तो पढ़ना है, हमें शुरुआत करनी है 1498 यानी कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। शुरुआत करने से पहले कुछ मैप और इमेज को देखते हैं कि कैसे जो हुए भारत में, आखिर क्यों यूरोपीय भारत में व्यापार करने आए। कुछ तो कारण होगा, ऐसे नहीं आए होंगे। क्योंकि हमारा व्यापार जो है एंशियंट टाइम से ही किससे चलता था? यूनानी यानी रोम से होता था व्यापार। फारस की खाड़ी, रेड सी, इनसे होते हुए जो मरमरा सी है, इन सभी रास्तों से, एडन की खाड़ी, सबसे होते हुए भारत का व्यापार होता था। अब एंशियंट हिस्ट्री में समय काल वो था कि आपका जो व्यापार होता था वो लैंड रूट से कम होता था और मेरीन यानी कि समुद्री रास्ते से जो है ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय जो है परिवहन के साधन नहीं थे। अब आप मानकर चलिए कि क्या बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी की से हम बहुत व्यापार तो कर नहीं सकते थे, बट नाव बहुत पुराने समय से जो है था, तो नाव से जो है वो हमारा मेरी टाइम जो है रूट से व्यापार जो है प्राचीन समय काल से, सी रूट से कह सकते हैं, प्राचीन समय काल से ज्यादा चलता था और लैंड रूट से कम चलता था व्यापार। ठीक जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि हमारा व्यापार जो है मिडिल ईस्ट कंट्री से होता है, यूरोप में भी कुछ स्थानों से हमारा व्यापार होता है। और फिर यही व्यापार हमें कब देखने को मिलता है? मॉडर्न हिस्ट्री में। और यहीं से कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से ही यूरोपीय जो थे वो भारत में आगमन करते हैं। शुरुआती जो उनका उद्देश्य था, यानी जिस कारण से वो भारत में आए थे, उनका था व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे आप खुद मानिए, मान लीजिए आप किसी शहर में जाते हैं तो वहां शुरू में किसी काम के लिए जाते हैं, आपको जब काम मिल जाता है, उस क्षेत्र के बारे में परिचय हो जाते हैं, तो आप और भी कुछ व्यापार करने लगेंगे। तो ये आए तो व्यापार के लिए मूलतः थे, पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया?
अपने धर्म का प्रचार, जो कैथोलिक थे उनका प्रचार करने लगे, ईसाई धर्म का प्रसार करने लगे, और धीरे धीरे भारत में इनका वर्चस्व जो है बढ़ता गया, और फिर इन्होंने भारत को उपनिवेश बना लिया, यानी कि भारत पे इनका अधिकार हो गया। और आप जानते हैं कि 5 आए, जिनमें से सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे? ब्रिटिश रहे थे, और इन्हीं का अधिकार रहा। पुर्तगाली भी चले गए, फ्रांसीसियों की भी हार हो जाती है। तो फ्रांसीसी रहे तो बहुत टाइम तक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस पर्पज से लास्ट में रहे थे। जब वांडीवाश का युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कर्नाटक वॉर, वो किसके किसके बीच के थे? तो वो थे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच के थे। तो उन तीनों जो वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी, लास्टली जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में ये हुआ कि जो फ्रेंच है सिर्फ और सिर्फ अब जो है बिजनेस पर्पज से जो है इंडिया में रह सकते हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकते, और यही ट्रीटी में फाइनली हुआ था। तो कुछ इमेज के थ्रू हम देखते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, आप सभी को पता है ये कॉन्टिनेंट, यहाँ से आए थे वो लोग व्यापार करने। ऐसे होते हुए यहाँ है उत्मांसा अंतरिप, जिसे क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है। इसकी खोज जो है बहुत पहले हो गई थी, यानी कि जब इंडिया पहुंचे थे उससे लगभग 10 वर्ष पहले इस स्थान की खोज कर दी गई थी। इसकी खोज जो की गई थी वो बार्थोलोम्यू करके एक डियाज करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, और इसी रास्ते से होते हुए धीरे धीरे ये पहुंचे थे कहाँ? ये पहुंचे थे मालाबार तट, यानी कि केरल में पहुंचे थे। केरल में स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो कालीकट में। तो ऐसे हुआ था। तो ये कॉन्टिनेंट कम से कम आपको पता होने चाहिए कि कैसे होकर ये गए। वैसे भी आपको पता होने चाहिए कहाँ से कहाँ विभाजन, कौन से ओशन कहाँ पर है। तो ये हो गया, ये आपने सब ज्योग्राफी के पार्ट हैं। हिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 मतलब बातों पे हिस्ट्री होती है। एक वहाँ के घटनाक्रम जब भी होगा तो ईयर्स की बात की जाएगी, और दूसरा जब प्लेसेस की बात की जाएगी, तो इसीलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है संबंध बन जाता है। क्योंकि जितनी बार आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्लेसेस को पढ़ेंगे, तो प्लेसेस किसके अंतर्गत आएंगे, इसीलिए भौगोलिक भी संबंध इनके हो जाते हैं और ऐतिहासिक, दोनों ही जो है संबंध होते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट आपको पता होने चाहिए कैसे गए थे। उसके बाद आप देखेंगे, ये शायद इमेज आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आए हुए थे, मालाबार तट से होते हुए इंडिया में हुए थे। लेकिन जो डच थे वो इन क्षेत्रों में व्यापार के लिए आए थे, जो सुंडा आइलैंड कहलाता था। आप जानते हैं सुंडा आइलैंड के अंतर्गत कई आइलैंड आते हैं। ये सुमात्रा वाला है, ये जावा, ये बोर्नियो, ये इंडोनेशिया का, यहाँ मलेशिया, यहाँ सिंगापुर। मैप में आपने देखा होगा। तो ये एरिया पर डच व्यापार करने आए थे। डचों ने यहाँ से आकर, और यहाँ जो कोरोमंडल तट कहलाता है, आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार पढ़ा है ज्योग्राफी में, यहाँ पढ़ा होगा मलाबार तट, यहाँ कोंकण तट, यहाँ जो काठियावाड़ वाला, यहाँ 3 भागों में विभाजित हो गया, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो वो जो आए थे डच, वो कोरोमंडल तट पे, लेकिन शुरुआती समय में वो इंडिया नहीं आए थे, इस बात को याद रखिएगा। वो आए थे इस वाले द्वीप पर, सुमात्रा और इंडोनेशिया का जो द्वीप था, यहाँ डचों ने प्रवेश किया था। कहाँ से? डच कहाँ के मुख्यतः थे? तो डच मुख्यतः हॉलैंड के निवासी थे, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये रहा। तो ये देखिए, यहाँ से थे पोर्तुगीज, पुर्तगाल से, जिनकी सीमा किससे लगती है? एकमात्र जो है उससे लगती है, स्पेन से लगती है। तो यहाँ से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से ब्रिटिश हो गए। यहाँ पर है नीदरलैंड, ये जो एरिया है नीदरलैंड, तो वो यहाँ से थे। फ्रेंच यहाँ के थे, और डेनमार्क से डेनिश थे। ये 5 जो है, इनका आगमन कहाँ होता है? इंडिया में। हमेशा जब भी आपको प्लेसेस के बारे में याद रखना हो, हमेशा मैप के थ्रू याद रखिएगा। मैप से इमेज जो है आपका खुद छप जाएगा, तो गलत होने के चांसेस जो हैं एग्जाम में कम होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ अब वो कहाँ से आए व्यापार करने? यहाँ के थे पुर्तगीज। यहाँ से आते 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 ये एरिया है जो कहलाता है केप ऑफ गुड होप।
जिसे हिंदी में उत्तमांसा अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमांसा अंतरीप। और इसकी खोज जो है वो हो गई थी 1488 में। कुछ सोर्सेस में जो है 1487 भी दिया हो, बट इन सब ईयर्स का कोई मतलब नहीं होता, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे होके और फिर तो यहां से वो लौट गया, उसके आगे वो नहीं समझ पाया कि कहाँ हमें जाना है। नेक्स्ट, फिर यहाँ देखिए दिखाया गया है कि कैसे फर्स्ट टाइम जो पुर्तगीज थे वो पहुंचे थे कालीकट में। इस मैप के थ्रू पूरा दिखाया गया है कैसे आए थे। ये जो एरो है आने का है, और वापस, क्योंकि वास्को डिगामा जो है वापस गया था यहाँ से मसाले लेकर और काली मिर्च लेकर, तो उस दोनों को दिखाया गया है किस रूट से, यानी कि लैंड रूट तो था नहीं यहाँ से व्यापार करने का। अब क्यों नहीं लैंड रूट से उन्होंने व्यापार किया, उस पर भी मेरी चर्चा होगी हमारी। तो ऐसे गए सी रूट से और ये आए थे। एक अगर प्रश्न कभी भी पूछा जाए कि समुद्री रास्तों से खोज करने का, तो वो याद रखिएगा शुरुआत जो की गई थी वो स्पेन और पुर्तगाल ने की थी। एक वहां का राजकुमार था, उसका नाम था हेनरी। हेनरी ने जो है सबसे पहले समुद्री रास्तों से जो है प्लेसेस की खोज करना शुरू किया था। क्योंकि खोज तो कोलंबस इंडिया के लिए निकला था। कब निकला था किसी को पता है? 1492 में। 1492 में कोलंबस जो है निकला था इंडिया का खोज करने, पर वो भटककर इधर नहीं आया। यहां देखिए, वो यहां से जब निकला तो यहां चला गया अमेरिका, और इधर जबकि वो खोज निकला था, क्योंकि यहां व्यापार अब क्यों करना था। उस समय वहां पर जो था पोप अलेक्जेंडर 6 था, उसका नाम था। ये बात है 1453 की बात है कि वहां पर था पोप अलेक्जेंडर 6। इसने जो है एक मैंडेट जारी किया था। मैंडेट यानी कि आज्ञा पत्र जो होता है, क्योंकि एक आज्ञा दी जाती है कि आप व्यापार, तो इसने 1453 में जो है एक मैंडेट जारी किया था कि आप अब जो है पूर्व, यानी कि इनका पूर्व कौन सा था, ये हिस्सा होगा, तो इनसे पूर्व की तरफ आप व्यापार के लिए जा सकते हैं। पूर्व के व्यापार के लिए जा सकते हैं। पर जब कोलंबस निकला तो वो भटक कर कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। फिर एक किसने 1488 में निकला था, कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, जो कहां तक पहुंच पाया था? बस केप ऑफ गुड होप तक, वो आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर आता है कौन? वास्को डिगामा, जो वहां से एक गुजरात का कह सकते हैं गाइड। जैसे हम किसी प्लेसेस पे जब घूमने जाते हैं तो वहां गाइड होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस प्लेसेस की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ एक नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा की मदद की और उसने बताया कि इस रूट से होते हुए जो है आप इंडिया पहुंच सकते हो। तो ये हुआ था कि यूरोप जो है, उस समय यूरोप जो था उनका पुनर्जागरण का काल था, जो 14th सेंचुरी थी या 14th टू 16th सेंचुरी के बीच इनका पुनर्जागरण काल था। तो ये जो है दिशा सूचक, यानी कि जो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इसकी खोज आविष्कार हो चुकी थी। तो इसी माध्यम से ये जो है यहाँ तक पहुंचे थे। अब इनके व्यापार करने के पीछे जो उद्देश्य था, ये रहा वो मैप। आपने ये पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में सुना होगा कम से कम कस्तुनतुनिया, ये नाम सुना है, रोमन साम्राज्य, ये सब पढ़ा होगा। ये जो वर्तमान में क्षेत्र है वो है ये वाला इस्तांबुल, टर्की का। क्या हुआ कि बहुत पहले रोमन साम्राज्य था। इस शहर की जो स्थापना है बहुत पहले वो रोमन के ही एक राजा द्वारा की गई थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है कस्तूनिया, इन क्षेत्रों पे जो है एशिया माइनर पे जीत होने का उनका, यानी तुर्कियों के हाथ में चला गया। जो तुर्की थे उनके हाथ में ये क्षेत्र हुआ। अब ये है मरमरा सी, अगर आपने वो ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये है बास्पोरस सी, यहीं से तो होते उधर जाइएगा तो एडन की खाड़ी, वो है मिडिल ईस्ट कंट्री जो है। तो इन क्षेत्रों पे उनका अधिकार हो गया। तो अब जो पश्चिमी यूरोपीय थे उनके लिए व्यापार करना पूर्व की तरफ आसान नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो तुर्कों से जो है पंगे ले। इन पर किसका अधिकार था? तुर्कियों का था।
हम इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है डिटेल से पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लीजिए। तो वो नहीं चाहते थे कि हम पंगा क्यों करें, तो ये एक अलग रास्ता अफ्रीका से होते हुए निकाल के भारत में यानी या पूर्व की तरफ दक्षिण पूर्व एशिया हुआ, वहां व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये जो रीजन है याद रखिएगा कस्तुनतुनिया का है, जहां पर तुर्कियों का अधिकार था। और यही वजह था कि जो पश्चिमी यूरोपी थे यानी वेस्ट वाले, उन्होंने एक अलग रास्ते से पूर्व की तरफ व्यापार करना शुरू किया था। तो ये अभी जो वो क्षेत्र नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन नाम अलग होते हैं और वर्तमान नाम, तो ये इस्तांबुल जो है वो कहा जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए ग्रीस, बुल्गारिया, ये सभी जब आप मैप में देखेंगे। ये जो थे, हम हॉलैंड की बात कर रहे थे, जहां से कौन आए थे, हॉलैंड के निवासी कौन थे, अभी बताया था मैंने। हॉलैंड से कौन आए थे, कौन से यूरोपियों का जो मूल स्थान था वो हॉलैंड था। कहाँ था ध्यान आप सभी का, डच, जी बिल्कुल। तो यही वो एरिया है जहां से डच आए थे। ये जो व्यापार आगे हम पढ़ेंगे तो इन सब मैप की बात करेंगे। ये सारे जो मैप हैं इसमें दिखाया गया है, जैसे कि इस मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है, यहाँ देखिए फ्रेंच की जो है कहाँ कहाँ पे कंपनियां स्थापित थी और पुर्तगीज की जो है कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित थी, उसे जो है मैप के थ्रू दर्शाया गया है। तो आप जब भी मैप के थ्रू देख लेंगे तो आपके लिए जो है आसान हो जाता है। यहाँ पर इन सब की जितने भी यूरोपियन कंपनीज आई थी उनकी जहाँ जहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं, ये मैप के थ्रू दर्शाया गया है। हमें पढ़ना है मूल रूप से, ये हम अभी बात करेंगे जब मैप आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए एक आर्किटेक्चर के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा गोथिक कला, जो कि पुर्तगालियों ने यह भारत में विकसित की थी। और भारत में अधिकांशतः जो आपको चर्च दिखेंगे, गिरजाघर दिखेंगे, वो इसी शैली के बने होते हैं। ये गोथिक, जिसे हम इंडो गोथिक शैली कहते हैं, इस तर्ज पे बने होते हैं। कलकत्ता में आप देखिएगा एक है, उसके अलावा पुद्दुचेरी में, गोवा में आपको बहुत सारे जो गिरजाघर चर्च दिखेंगे इसी शैली पे निर्मित दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी है यूरोपियों के बारे में, थोड़ा सा जो क्रम रहा ये नोट कर सकते हैं आप सभी अगर लगे आपको ज़रूरत तो। बाकी बहुत सारा पीपीटी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, या तो आप जैसा कंफर्ट बोलेंगे मैं वैसा पढ़ा दूंगी। यूरोपियों का क्रम, पुर्तगाली, पुर्तगीज, इसके पश्चात कौन आए थे, डच, डच के बाद कौन आए थे, अंग्रेज, ब्रिटिश, इसके पश्चात किन का आगमन हुआ था, डेनिश, डेनिश के बाद कौन आए थे, फ्रांस, फ्रांसीसी। ये क्रम था, ये तो पता होगा, बच्चों वाली बात है, सबको पता है ये सारा, बोल भी दिया करिए कभी। ये इनका क्रम था आने का, बट आए कब थे ये, एक क्रम में अगर मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रम में लगाइए, चाहे वो ईयर वाइज पूछे या ऐसे पूछ दे, तो क्या पता है किसी को कब आए थे पुर्तगाली, 1498 में। डच कब आए थे, 1596 में आए थे। ब्रिटिश का आगमन कब हुआ था, 1599 में, लेकिन जो 1600 में इनका, सॉरी 1000 में इनका चार्टर जारी किया था, तब इन्हें अधिकार मिला था किस चीज का, व्यापार करने का, ट्रेड के लिए जो मिला था वो 16,000 में जो इनका वो चार्टर जारी किया गया था, किसके द्वारा, जो उस समय थी एलिजाबेथ,
उनके द्वितीय। उसके बाद डेनिस कब आए थे भारत में? 1616 में इन्होंने आए थे। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। याद रखिएगा 1668 में इनकी भले ही कोठी स्थापित की गई थी, पर ये आ कब गए थे? 1664 में। तो ये सभी कॉमन बातें हैं और बिल्कुल ये हर बच्चे को रटा होना चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं, ये बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली बात नहीं है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये सभी बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न हैं जो कि कभी प्रश्न जो है गलत नहीं आपको करना चाहिए पेपर में। इस बात को ध्यान रखिए, ये बिल्कुल बच्चों से सवाल है। मॉर्निंग खुशबू। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है इसके अलावा आपसे कि इन्होंने, देखिए एक बात और याद रखिएगा, इनकी जो कंपनियां थी वो अलग थी और इन्होंने कोठी जो स्थापित की थी अलग की थी। वहां से क्या है, कार्य चलता था, लेकिन यहाँ फोर्ट बना के जो कोठियां बनाई जाती थी उत्पादन होता था, तो अलग अलग शहरों में। लेकिन अब हर जगह तो पूछा नहीं जाएगा, कभी भी प्रश्न में क्या पूछा जाता है, या फर्स्ट पूछा जाता है या लास्ट पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट याद रखना है कि किसका फर्स्ट कहां पर था। तो इसका याद रखिएगा हमेशा, कोचिन में कब हुआ था? 1503 में इन्होंने किया था। डचों का कहां हुआ था? इन्होंने सबसे पहले जो की थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। और लेकिन बाद में इन्होंने फ्रेंच जो डच थे, इन्होंने नागपट्टनम को जो है अपना मेन जो सेंटर बनाया था, जिसे हम बोलते हैं, वो नागपट्टनम को बना लिया था। ब्रिटिशों ने जो की थी वो सूरत में की थी। और सूरत में किस वर्ष इनकी हुई थी? तो सूरत में इन्होंने की थी 1513 में, क्योंकि उससे पहले जो भी लगा था याद रखिएगा वो क्या था, सॉरी 15 मैंने बोला 16। तो सूरत में जो पहले स्थापित था वो टेम्परेरी था, वो नहीं परमानेंट नहीं था, पर परमानेंट जो हुआ था वो सूरत में हुआ था बाद में जाकर। फ्रांसीसियों ने भी याद रखिएगा सूरत में ही स्थापित की थी, ये दो बातें याद रखिएगा। ड्रेनिस ने जो की थी वो ट्रैंकोबार में जो है तमिलनाडु में है, वहां पर जो है इन्होंने अपनी पहली जो है कोठी स्थापित की थी। ये बात याद रखिएगा, फैक्ट्री जो है कंपनी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये याद रखिएगा उनकी फैक्ट्री की जो कोठी जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में, जहां पर उत्पादन के सामान रखे जाते थे, जहां पर ये जो बनाने के लिए कच्चे माल होते थे उन्हें रखते थे, और यहाँ से जो है बाकी जगह व्यापार के लिए जाता था। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल याद रखने चाहिए। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि ब्रिटिश द्वारा दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इनके द्वारा पहली बार दक्षिण भारत में। और इन्होंने पूर्व की तरफ, क्योंकि ब्रिटिश ने ही लंबे समय तक भारत पे शासन किया, तो पूर्व की तरफ यानी ईस्ट में जो इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? बालासोर। अब आप बता सकते हैं बालासोर कहाँ है? कोई कहां पर? जोर से बोल लीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही, बालासोर, ये सोर है। यहां पर जो है पूर्व में, ईस्ट में पूछे, साउथ इंडिया में पूछे मसूलीपट्टनम याद रखिएगा, और सूरत, सूरत तो गुजरात वाले क्षेत्र में है तो वेस्ट की तरफ होगा। तो ये आपको कुछ बातें जो है याद रखनी है, बाकी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे जो कहानी होगी मैं बता रही हूँ। क्या क्या इंग्लिश बताऊं? ये एस्टेब्लिश, अच्छा ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार ये कहाँ है? ट्रैंकोबार तो तमिलनाडु में, शॉर्ट में टीएन लिखा है, तमिलनाडु। ट्रैंकोबार में इन्होंने स्थापित की थी अपनी पहली कोठी। ये जो मसूलीपट्टनम में हुई थी, याद रखिएगा अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 605 में हुआ था। और इन्होंने सूरत में जो स्थापित की थी यानी कि ब्रिटिशों ने, तो ब्रिटिशों का था 1613 में परमानेंट था। इनका शायद 16, हाँ ये जो है 16
1668 में। ये मैं अलग, ये जो रेड से लिखा हुआ है ईयर याद रखिएगा, उनके आने का ईयर जब उन्होंने भारत में आए थे ये लिखा हुआ है। और ये जो पिंक से मैंने लिखा है ईयर, वो याद रखिएगा इनकी कंपनी जब स्थापित हुई, फैक्ट्री सॉरी नॉट अ कंपनी, तो उनकी बात लिखी हुई। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कौन सा ईयर कौन सा है। रेड है याद रखिएगा उनके आने का ईयर, और ये इनके कंपनी स्थापित होने का ईयर। क्या फ्रांसीसी, हाँ सूरत में ही, इन दोनों ने देखिए मैंने एरो किया है, इन्होंने भी सूरत में ही स्थापित की थी, और इन्होंने 68 में सूरत में ही स्थापित की थी। और इनका जो हुआ था, इनका भी ईयर आप नोट कर लीजिए, 1620 में इन्होंने स्थापित की थी डेनिस ने। कल इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। बाकी मैंने आपके बुक्स मंगाए हैं ऑनलाइन, 2-3 दिन में आ जाएंगे। आगे बढ़े। ओके, अब यहां से आपको पढ़ना है, एक पेज यहां रह गया। अब एक एक कर, अब आप देख लीजिए आप कैसे कंफर्ट जोन में है, मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी। अगर आप पीपीटी के थ्रू, पीपीटी में एक ही फायदा होगा कि ये पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसा बताएं। पुर्तगीज की बात हुई तो इन्होंने पहली कंपनी कालीकट में, अब इससे पहले कहानी सुनिए क्या हुआ, कब आया। 1498 में कौन आया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया कहां पर सबसे पहले, कालीकट। कालीकट में उस समय शासक जो था, वो शासक का याद रखिएगा हमेशा नाम नहीं जमोरिन होता था, वो पदवी दी जाती थी, जो उपाधियां दी जाती थी वो जमोरिन कहलाते थे। तो जमोरिन ने इसे व्यापार का आज्ञा दे दिया था। वैसे ही पोप अलेक्जेंडर 6 ने बहुत पहले ही दिया था, एक मैंडेट जारी किया था कि आप ईस्ट की तरफ जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो इन्हें व्यापार मिला। अब वास्को डिगामा क्या है, वापस चला जाता है, यहां से व्यापार करता है किस चीज का, तो काली मिर्च और मसालों का व्यापार कर। ये वापस कहाँ चला जाता है, पुर्तगाल जाता है। अब जैसे कि खासकर आप ग्रामीण परिवेश से होंगे तो देखे होंगे कि ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी शहर में जाता है और उस शहर में काम के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे आप, मैं बिहार की ही बात करूं क्योंकि हम इसी रीजन से हैं, आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत व्यक्ति कहाँ, झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, टाटा, इन शहरों में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर कंपनियां हैं तो काम आसानी से मिल जाता है। अब एक व्यक्ति जाता है तो वो अपने गांव के कई लोगों को ले जाता है कि चलो वहां पर बहुत सारे साधन हैं। ठीक जब पुर्तगाली में वास्को डिगामा वापस चला जाता है यहाँ से बिजनेस करके, क्योंकि जमोरिन ने उसे व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, और इनका एक और उद्देश्य था, ये था क्योंकि इस टाइम भारत पर किसका था ट्रेड में, अरब यानी कि मिडिल ईस्ट जो कंट्री थे उनका था, और वेनिस, वेनिस किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इन दोनों का अधिकार था, तो ये चाह रहे थे कि इसे हम जो है समाप्त कर दें और हम अपना जो है यहाँ पर मोनोपोली बना दें। मोनोपोली आप समझते होंगे कि आपका ही सिर्फ दबदबा चले, कोई और नहीं चलेंगे। कभी कभी किसी क्षेत्र में देखेंगे किसी और कंपनी का, जैसे एक टाइम में जियो का मोनोपोली था कि इतना उसने सस्ता किया कि हर कोई ले लिया, पर बाद में धीरे उसने क्या किया, महंगा कर दिया, रिचार्ज को कितना महंगा कर दिया। तो मोनोपोली ये चाहते थे कि हम बना ले, यूरोपीय वाले। तो ये गया जब, तो इसने व्यापार पर यानी जो भी खर्च आया उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि इसे इससे 60 गुना, इसका कोई मतलब नहीं है, याद बस रखिएगा कि 60 गुना जो है इसे बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ के लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छा है, क्यों ना हम भी व्यापार के लिए पूर्व की तरफ बढ़े। तो क्या हुआ कि ये कब आया था, 1498 में। फिर क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ, एक और दूसरा जो है पुर्तगाली आता है, उसका नाम था पेड्रा अल्वरेज कैब्राल।
लेकिन ये जब आया तो ये 2 जहाज से लोगों को भर के लाया। अब जो है यूरोप से लगातार जो लोग हैं भारत में आने लगे बिजनेस करने के लिए, ट्रेड के लिए। तो दूसरा हमेशा याद रखिएगा, इसके बारे में ये बोला जाता है प्रथम पुर्तगाली यात्री, और इसे कहा जाता है पेड्रा कैब्राल को सेकंड। अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि सेकंड जो है पुर्तगाली जो है यात्री कौन इंडिया में आया था, तो वो आपको याद रखना है पेड्रा अल्वारेज कैब्राल जो था वो कैब्राल था, के नहीं था, कै था। तो ये आया। फिर क्या हुआ, पुनः जो है 1502 में वास्को डिगामा दोबारा आ जाता है। वास्को डिगामा पुनः भारत वापस। लेकिन ये आते ही इस समय एक फैक्ट्री स्थापित करता है जिसे जो यहाँ का शासक था यानी कि जमोरिन था वो बंद करवा देता है, क्योंकि अब तो जमोरिन को आइडिया चल चुका था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इंडिया आ रहे हैं, इनमें बिजनेस से हमें बहुत फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे और यहाँ से कई गुना कह सकते हैं अधिक दामों पे जो है ये वहां बेच देते थे। तो होता था ये कि इन लोगों को ये पता चल गया कि अब जमोरिन ने क्या किया, इनकी फैक्ट्री बंद करवा दी। जब 1502 में वास्को डिगामा ने एक कालीकट में ही फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वो क्या थी, टेम्परेरी थी, ना कि परमानेंट थी। फिर जाके क्या हुआ कि 1503 में इन्होंने स्थायी कोठी स्थापित कर ली। और कहाँ की, अभी मैंने बताया था जी, बिल्कुल राइट, कोचीन में की ली। और धीरे धीरे जो है पुर्तगाली इंडिया में आते रहे बिजनेस करने के लिए। फिर 1505 में इन्होंने कन्नूर में एक स्थापित किया। उसके बाद इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जो है अपने जो है सेंटर जो है बनाने लगे। तो यहाँ यही लिखा है कि पुर्तगालियों ने पहली जो कंपनी है वो कालीकट में स्थापित की थी, लेकिन ये क्या थी, ये टेम्परेरी थी यानी अस्थायी थी, ना कि ये जो है परमानेंट थी। लेकिन इसे जो है जमोरिन द्वारा बंद करवा दिया गया, जमोरिन द्वारा बंद। फिर कोचीन के पास, कोचीन में कब की, 1503 के में इन्होंने अपनी जो है पहली व्यापारी कोठी। और ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थापित की थी। और उसके बाद इन्होंने कन्नूर में, और कन्नूर में स्थापित इन्होंने की थी 1505 में दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित कर दी थी। कहानी क्लियर यहाँ तक। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री का समझने का तरीका है स्टोरी को समझना। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जियोग्राफी या साइंस की तरह नहीं होते हैं कि ये हुआ तो इसे प्रूव्ड करना है आपको, क्योंकि यहाँ फिजिकली वैसा कुछ नहीं पढ़ना आपको है जैसा कि हम पढ़ते हैं वहां पर कि प्रूव्ड करना होता है कि आखिर ये जो विंड यहाँ से यहाँ जा रही है तो कैसे जाती है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा। पर यहाँ स्टोरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कुछ नहीं है, जो बीत गया उस कहानी को समझना इतिहास है। नेक्स्ट, ये हमने कर ली। ये पुर्तगाली वायसराय। अब क्या हुआ, यहाँ पर अब पुर्तगालियों ने अपने जो है वायसराय बनाकर भेजने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रशासन को, शासन को देखने के लिए कि कैसे व्यवस्था जो है काम करेगी व्यापार में, तो एक एक कर व्यासार। तो पहला जो बनाया गया वो बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने 1505 से लेकर 1509 तक जो है वायसराय के पद में इंडिया में रहा, यहां तक। यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रथम वायसराय। अब इसने क्या किया, जो सबसे पहला काम किया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शांत जल की नीति। यानी कुछ नहीं था, जल मार्ग के माध्यम से व्यापार करते हुए भारत पर अपना डोमिनेंस जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे, कि भारत पे जो है व्यापार के ही माध्यम से, क्योंकि ये आए थे एक ही उद्देश्य से, ट्रेड के। बाद में ये ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और धीरे धीरे जो है ये अपना दबदबा जो है भारत में या दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में बनाने लगे। तो इसका जो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य पूछा जाए तो प्रभुत्व, प्रभुत्व स्थापित मतलब डोमिनेंस जो है इस्टेब्लिश करना, ये था। और किस माध्यम से?
मरीन पॉलिसी से, समुद्री नीति का संचालन करना, यानी मरीन पॉलिसी के माध्यम से जो है ये अपना इंडिया में डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा, इसके समय एक हुआ चौल का युद्ध। तो इंपॉर्टेंट ये है, सिंपल पूछ दिया जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस जो है वायसराय के समय काल की घटना है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा जो घटना हुआ इसके समय काल में, जिसे हम कहते हैं चौल का युद्ध, 1508 में हुआ था। ये हुआ था गुजरात के शासक के साथ, और गुजरात का शासक पराजित हुआ था। और उस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। वैसे इसका नाम जो था पूरा महमूद शाह था, लेकिन बेगड़ा जो है इसे उपाधि मिली थी, बेगड़ा उपाधि जो है, इसलिए ये लास्ट में जो है महमूद बेगड़ा के नाम से ही फेमस हो गया। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस को देखेंगे हम जिस नाम से जानते हैं, आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है ना जो उनका रियल नाम वो नहीं है। आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उनका नाम जो है रियल है, जो नाम से फेमस हो जाते हैं। तो महमूद बेगड़ा, इसके बारे में एक कहानी कही जाती है। ये मतलब हिस्ट्री को शायद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी कहानियां कही जाती हो, या जो भी सच है, कि इसे अपने समय काल में जहरीला शासक कहा जाता था। ये हर रोज जहर का इतना कम मात्रा लेता था जिससे इसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। और दूसरा ये होता था कि इससे ना अगर इसके शरीर पे कोई मच्छर, कोई भी कीट मक्खी बैठे तो वो मर जाती थी। और ऐसा किया जाता था क्योंकि उस समय आप जानते हैं बहुत सारे शासकों को मारने का सबसे जो आसान रास्ता था खाने में जहर दे देना। तो इसीलिए शत्रुओं से बचने के लिए ये क्या करता था, बचपन से ही इसे बहुत कम मात्रा में शरीर में जहर की डोज दी जाती थी। इसलिए इस समय अपने समय काल का जहरीला शासक, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस या तो इंटरेस्टिंग के लिए। तो ये याद रखिएगा, बेगड़ा जो है इसे उपाधि दी गई थी। और कब दी गई थी, जब ये गुजरात के गिरनार, सुना होगा गुजरात में आपने गिरनार पहाड़ी, इसके अलावा पढ़ा होगा चंपानेर, आप हिस्ट्री में जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आएंगे। तो उसी के बाद जो है इसे ये उपाधि दी गई थी। ये जब 13 साल का था तब ये शासक बना था, और ये 50 वर्ष तक, जब 50 वर्ष का हुआ तब तक शासन किया था। मतलब एक लंबे समय तक गुजरात का शासक रहा था, और गुजरात के प्रमुख शासकों में एक था महमूद बेगड़ा। तो इस समय कौन पराजित हुआ, तो महमूद बेगड़ा पराजित हुआ। लेकिन पुनः क्या हुआ, 1509 में यानी 1509 में महमूद बेगड़ा मिस्र का और तुर्की शासकों का समुद्री बेड़े को पराजित किया। किसने किया, यानी कि फ्रांसिस्को डी, पुर्तगालियों की सेना ने पुनः महमूद बेगड़ा मिस्र और तुर्की के शासकों का जो समुद्री जाता था, रास्ते से जो जहाजें जाती थी, उसे फिर से पराजित किया था। तो ये बातें याद रखिएगा। इसने शायद जो शासन किया था 1498 से लेकर 1511 या कुछ तक जो है शासन किया था। एग्जैक्ट समय काल मुझे नहीं याद है। नेक्स्ट नोट करना है कुछ, हाँ पीडीएफ मिलेगा आप सभी को। हाँ, उसके बाद जो सेकंड, क्योंकि वो 509 तक रहा था, तो नेक्स्ट जो बना था वो बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और याद रखिएगा, संस्थापक यानी फाउंडर कोई और हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो है वो कोई और होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़े होंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य बहुत पहले से था, लेकिन माना जाता है कि इसकी वास्तविक जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, जो हर्यक वंश का शासक था। कौन था हर्यक वंश का संस्थापक, हाँ जी। तो ऐसे ही ये जो कहा जाता है कि वास्तविक जो वायसराय था, मेन यानी फाउंडर जो था, ये था वास्तविक। और ये प्रश्न शायद पूछा भी गया है कि पुर्तगाली का वास्तविक वायसराय कौन सा था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने 509 से 1515 तक जो है शासन किया था। 509 नहीं, 1509। ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। शुरू किसने किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो पॉलिसी लाई थी मरीन पॉलिसी, उसे किसने बंद कर दिया, अल्बुकर्क ने बंद कर दिया। यानी इसे जो है इसने बोला कि इस तरह से जो है हम इन पर अधिकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या हुआ, बीजापुर। बीजापुर कहां पर है, कर्नाटक में। पढ़ा होगा आपने, बीजापुर का शासक आदिल शाही,
पढ़ा है। एक समय में ये सल्तनत काल में ये अपना कैपिटल भी रहा है बीजापुर, जो आदिल शाह था संस्था। तो उसके समय जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, यानी कि अब गोवा पर किसका नियंत्रण हो गया। गोवा आपने देखा होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा सा है। तो गोवा पर अधिकार कर लिया इसने। इसने क्या किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक पॉलिसी थी कि इंडियन जो विमेन है उनसे शादी करो, और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि बच्चे होंगे तो वो बच्चे किसके कहलाएंगे, पुर्तगीज के, क्योंकि सरनेम हमें किसका मिलता है शादी के बाद, फादर की तरफ का। तो इसने ज्यादा से ज्यादा कहा था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करिए, और यही कारण इनके एक माना जाता है कि इनके डिक्लाइन के कारणों में भी एक माना जाता था जो इनकी वैवाहिक नीति थी, यानी कि ये जो पॉलिसी इन्होंने लाया था इनके लिए ये गलत साबित हुई थी। तो पुर्तगालियों ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, एक ये हुआ। उसके अलावा विजयनगर शासक कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, मध्यकाल में तुल्लु वंश आपने पढ़ा होगा, तुल्लु वंश 505 से शायद 1505 से 1570 तक इनका समय काल रहा था। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने से की अनुमति जो है नहीं दी थी। ये जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। भटकल भी याद रखिएगा कर्नाटक में है, क्योंकि प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए पूछ लिया जाए भटकल वर्तमान में कर्नाटक, और याद रखिएगा ये जो है एक पोर्ट सिटी, यानी कि जहां से बंदरगाह व्यापार आसान हो। ये अगर आप इंडिया में ये क्षेत्र कर्नाटक का है तो देखेंगे यहाँ पर भटकल होगा, और नॉर्थ की तरफ यहाँ पर आपको बीजापुर देखने को मिलेगा। अगर आप मैप में कर्नाटक के मैप में देखेंगे, इधर है ना वेस्टर्न घाट की तरफ कर्नाटक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। तो ये तट कहलाता है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। यहाँ से यहाँ तक केरल वाला क्षेत्र जो है मालाबार तट कहलाता है। ये जो है गोवा और कर्नाटक का क्षेत्र जो है कोंकण क्षेत्र कहलाता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये क्षेत्र में देखिएगा, ये जो है एक पोर्ट सिटी था, यानी कि बंदरगाह शहर था उस समय, नगर, यानी कि यहां से जो है व्यापार करना जो है आसान था इनके लिए। तो ये जो थी इसकी नीतियां थी, किसकी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की नीतियां थी। सबसे ज्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा नीनो डी कुन्हा जब अगला वायसराय नियुक्त होता है, और ये वायसराय नियुक्त होता है 1529 से 1538। अब इसके बीच में, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि ये 15 तक ही रहा, तो इसके बीच जो वायसराय रहे इनके समय काल में ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं न घटित हुई जिनका इतिहास में वर्णन किया जाए। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं शासकों के बारे में तो क्या होता है, कुछ शासकों के बारे में सिर्फ वर्णन होता है पर उनके बारे में डिटेल नहीं दिया होता है, क्योंकि कुछ ऐसा या तो बहुत कम समय काल के लिए रहते हैं वो लोग, या उनके समय काल में ऐसी कोई घटना जो है घटित नहीं होती है, इसलिए। तो नीनो डी कुन्हा जब बनता है अगला वायसराय, तो सबसे पहला ये काम क्या करता है, ये 1513 में क्या करता है, कोचीन से राजधानी अब कहाँ इनकी हो गई, गोवा। क्यों, क्योंकि गोवा किससे छीन लिया था इन्होंने, यहां हमने देखा था आदिल शाह से गोवा छीन पर, गोवा पर अब किसका अधिकार हो गया था, पुर्तगीज का अधिकार गोवा पर हो गया था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि गोवा को अपनी राजधानी बना दी। अगली, गुजरात के शासक अब कौन हो गए थे, बहादुर शाह। अब याद रखिए ये बहादुर शाह मुगल शासक की बात नहीं हो रही है, इनका पूरा नाम था कुतुब शाह बहादुर शाह नाम था, ये गुजरात के शासक की बात हो रही है। वहां भी आपने पढ़ा होगा बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय, उनकी बात नहीं हो रही है। इनकी इसने क्या कर दी, हत्या कर दी, और ये भी एक लंबे समय तक शासन किया था। तो इसने क्या किया, पहले मिलने के लिए बुलाया, किसने, नीनो डी कुन्हा ने, और जहाज पर ही धोखे से जो है बहादुर शाह की हत्या कर दी। और उसके बाद इसने क्या किया था, बसीन पर जो कि गुजरात वाला क्षेत्र है वो, और दीव, दीव जो कि अभी कौन सा है, एक यूटी है, यूटी आप लोग समझ रहे होंगे ना, स्टेट और यूटी होता है। तो इन दोनों पर किसका अधिकार हो गया, पुर्तगीज का, यानी कि अभी तो गोवा पे इन्होंने अधिकार किया ही था, इसके अतिरिक्त अब इन्होंने बसीन और दीव, इन सभी पर जो है किसका अधिकार हो गया, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। सेंट टोमे तथा हुगली में भी इन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर दी। सेंट टोमे जो है ये केरल में है और हुगली कोलकाता में,
वेस्ट बंगाल में जो है हुगली। लेकिन इनका जो व्यापार होता था ये कार्टेज जो सिस्टम है या कह सकते हैं उस पर था। अब ये सिस्टम क्या था, इसमें क्या होता था, वही होता था कांटे बस्ती में कि आपको एक राशि जमा करनी होती थी वार्षिक तौर पे, इतने देकर आप व्यापार कर सकते हैं। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए, ये किसके लिए था, ये बंगाल के लिए नहीं था, ये कार्टेज पद्धति था हिंद महासागर में। अगर कोई भी व्यक्ति अब व्यापार करेगा तो एक तो पुर्तगालियों से उन्हें लेना पड़ता था और उसके बाद हिंद महासागर में वो व्यापार कर सकता था। और इस पद्धति को मुगल शासकों में अकबर ने स्वीकार किया था। अकबर ने इस पद्धति को स्वीकार किया था। मेथड जो होता है पद्धति को बोलते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी इस समय मुगल शासक कौन था, अकबर। अब मुगल शासकों का क्रम तो पता होगा, कम से कम बाबर से लेकर औरंगजेब तक का समय काल बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उत्तर मुगल कालीन शासकों में भले अगर आपको समय काल या क्रम नहीं पता है तो चल जाएगा, पर बाबर से लेके औरंगजेब तक का बिल्कुल सही पता होना चाहिए। तो इस समय अकबर का था। तो नीनो कुन्हा ने जो है कुछ ऐसी नीतियां लेकर आया और इसने जो है ये 4-5 बदलाव किए थे, जिसमें से 2 मुख्य माना जाता है। एक तो जो राजधानी स्थानांतरित की थी गोवा, और एक इसने जो की थी कार्टेज पद्धति, जो कि हिंद महासागर में व्यापार के लिए कह सकते हैं कुछ नहीं था, एक लाइसेंस था, लाइसेंस जारी किया जाता था। और इस अगर आपके पास ये लाइसेंस होगा तभी जाकर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कहीं जाना होता है तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होता है, कहीं बिजनेस करने के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई भी लिमिटेड कंपनी बनानी होती है तो उसके लिए आपको चाहिए। तो ठीक कुछ नहीं था ये। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टेज मेथड क्या था, तो सिंपल भाषा में एक लाइसेंस था, और किसके लिए, हिंद महासागर में व्यापार हेतु। क्लियर। नेक्स्ट, अब उसके बाद अगला जो बना वो बना अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 1542 तक ही रहा था, यानी कि बहुत कम समय काल के लिए ये रहा था। इसके समय में एक ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, खैर आप लोगों को इतना विस्तार से नहीं समझना है। जो मैंने कहा अभी गोथिक कला, जो आर्किटेक्चर के अंतर्गत अलग अलग कलाएं होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंधार कला होती है, उसके अलावा मथुरा कला होती है, अमरावती कला होती है, तो वैसे ही इंडो ग्रीक कला होती है, ये कहलाती है इंडो गोथिक कला। तो ये जो भी चर्च बनते थे उस समय, क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार ही करते थे, तो ये इसी कला पे बनी होती थी। और ये जो है इसके समय एक जो हुआ था जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर का गोवा में, क्योंकि इनकी मृत्यु यही हुई थी, और इनके उस पे न वहां पर गोवा में जो है एक चर्च बनाया गया है। और चर्च में एक है कि हर प्रत्येक वर्ष आज भी जो है वहां पर भोज कराया जाता है जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और ये प्रश्न यूपीएससी पूछा था। तो प्रश्न देखिए जरूरी नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, पर जिस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करें उसमें थोड़ा फैक्ट्स बेस्ड प्रश्न पूछे जाने के चांसेस जो हैं ज़्यादा है। तो बस याद रखिएगा ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर 3 जो वैसराय हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और कुन्हा। ये तीनों के बारे में जो उनके समय काल की घटनाएं हैं उसे आपको पता होना चाहिए, ये बस याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब पुर्तगालियों के समय कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए, आखिर उन्होंने क्या क्या भारत में किया। तो याद रखिएगा भारत में जो तंबाकू की खेती होती है ये पुर्तगाली लेकर यहाँ आए थे। आलू जो कि भारतीयों की सबसे पसंदीदा सब्जी है, ये भी जो है उनके द्वारा। टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, भारत में जहाज निर्माण जो है इन्हीं की देन मानी जाती है। और प्रिंटिंग प्रेस, भारत में उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, हाथों से लिखा जाता था। प्राचीन समय काल में आपने देखा था पत्थरों पे पहले लिखा गया। फिर ताम्रपत्र यानी कि एक उडेन होती थी उसके छाल पर लिखा जाता था, उस पे लिखा जाता था, धातुओं पर लिखा जाता था, धीरे धीरे हाथ से इंक से लिखा जाता था। शायद आप तो इस जमाने के हैं, इंक के पेन नहीं देखे होंगे,
ऐसे नीब सा पेन होता था, एक इंक होता था, ऐसे ऐसे लिखा जाता था, तो वो यूज होता था। तो ये सभी, और स्थापत्य यानी आर्किटेक्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है गोथिक कला। और ये जो है भारत में जितनी भी, एक तो आपको मुगल कालीन बहुत से दिखेंगे, वो कहलाती है इंडो इस्लामिक कला। उसके अलावा गोथिक कला से बनी हुई आपको, तो ये उनकी देन है। उसके अलावा ये देखिए, किसी किसी बुक में 1662 दिया होगा, सॉरी 22 दिया होगा, बट वो गलत है। एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका नाम था कैथरीन। उनका विवाह किया गया था किससे? ब्रिटिश, यानी कि एक अंग्रेज राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। और जब विवाह किया गया तो दहेज में क्या किया, यानी इसके फादर ने बंबई दे दिया, क्योंकि इनका बंबई पर अधिकार था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 पाउंड पर, ये क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। मिला इन्हें, यानी कि ब्रिटिशों को मिला, लेकिन इन्होंने बंबई क्या कर दिया, 10 पाउंड पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए। अब क्या हुआ, बंबई पर पूरा प्रभुत्व किसका स्थापित हो गया, ब्रिटिशों का हो गया। ब्रिटिशों का, ब्रिटिश कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी, जो कि 16,000 में हुई थी। क्योंकि डच आए थे इंडिया में पहले, लेकिन उनकी कंपनी जो है, याद रखिएगा, ब्रिटिश के बाद स्थापित हुई है। उनकी 1602 में हुई है और इनके 16 में हुई है। तो ये बात, हाँ जी, हाँ व्यापार के लिए, यानी कि इन्हें ब्रिटिश को जो कंपनी है, यानी इसके ही वंशज को मिलेगा। तो ये सालाना 10 पाउंड रुपए देते थे, और अब पूरा व्यापार वहां पर करने का अधिकार किसका हो गया, कम, पूरे, हाँ हाँ पूरे वार्षिक तौर पे पूरा व्यापार, तभी तो भारत बर्बाद हुआ था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज, इसीलिए वो अब मैप पर देखिएगा कहाँ है, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और हिंद महासागर में अपने व्यापारिक केंद्र बना दिए। अब आपको देखना है मैप के थ्रू, ये रहा, ये देखिए, ये है पर्शियन गल्फ, यहां से, ये है आपका रेड सी, इसके माध्यम से व्यापार होता था। इसके अलावा ये है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ये ओमान है तो ये गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी ये है, इसके नीचे गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ इसी के बाद जो है वहां आपको दिखेगा हॉर्मुज। यानी कि ये वाला एरिया जो है क्या कहलाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट यानी जल संधिया और स्थल संधिया होती है ना, जहां या तो दो स्थल अलग हो जाते हैं तो जल मिल जाते हैं, या फिर दो स्थल एक साथ ऐसे हो जाते हैं तो दोनों कट जाते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये जल मार्ग हो जाते हैं। और ये दो ऐसे अगर स्थल जुड़ जाते हैं और ये कट जाते तो वो स्थल जल संधिया स्ट्रेट कहलाती हैं। तो ये है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि इससे पहले वाले मैप की अगर मैं बात करूं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन क्षेत्रों से भारत का व्यापार होता था, और इन क्षेत्रों में जो है पुर्तगालियों ने अपनी बीच बीच में, क्योंकि एकदम बीच बीच में सेंटर बनाएंगे कहीं भी व्यापार करने के लिए, एक मुख्य सेंटर होता है, तो बीच बीच में आपको रीजनल सेंटर बनाने होते हैं, ताकि अब मान लीजिए कि गांव में कोई सामान भेजना हो तो सीधे तो ऐसा है नहीं कि पटना से सीधे जाता है, जिस गांव में जाना है उसके पास का जो छोटा होम टाउन होगा वहां सेंटर उसके बनाए जाते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अभी ऑनलाइन बिजनेस करती है, मिंत्रा या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो क्या करती है, एक जगह पटना में कहीं उनका मेन सेंटर होगा, पटना में भी कई रीजनल सेंटर उन्होंने बना रखे होंगे, फिर छोटे शहरों में। इसीलिए देखिएगा कि जब आप बुकिंग गांव के लिए करते हैं तो वहां जो सामान है कुछ देर से पहुंचता है, क्यों, क्योंकि वहां सारे सामान उपलब्ध नहीं होते हैं। जबकि बड़े शहरों में आज अगर आप करती हैं तो आज भी कई बार सामान डिलीवरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर बड़े सेंटर होते हैं, तो वहां पर सामान जो है आपका उपलब्ध होता है, तो आसानी से जो है आप तक पहुंच जाता है। इसलिए ये सभी स्थानों पे उन्होंने कई सेंटर जो है स्थापित किए थे। इन रास्तों से पुर्तगाली व्यापार नहीं करते थे, व्यापार इस रास्ते से करते थे वो लोग। क्लियर? अब यहां है कि वर्ष 1632 में,
यानी 1632 में क्या हुआ था, एक बार शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था व्यापार के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ था, फिर से पुनः इसी ने अधिकार दिया था। ऐसा नहीं, औरंगजेब ने जो अधिकार दिया था वो दिया था ब्रिटिश को, लेकिन शाहजहां ने पुनः व्यापार का अधिकार दे दिया था, पुनः व्यापार का अधिकार। क्योंकि धीरे धीरे ये जो है अपना वो वर्चस्व जो है बढ़ाने लगे थे। हुआ क्या था, इसका कारण एक और भी माना जाता है, यूरोपियों का इतना क्यों दबदबा भारत में बना, क्योंकि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और बहुत सारे जो है ऑटोनोमस स्टेटस एस्टैब्लिश्ड होते हैं, तो क्या होता है, मान लो एक परिवार में एक मुखिया है तो परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा क्योंकि इसका डिसीजन होगा, लेकिन उस परिवार में 4 भाई हैं और उस चारों भाइयों का बंटवारा हो जाए तो अब क्या होगा, चारों में जो है राजनीति चलेगी, वो उसकी बुराई करेगा। तो अब क्या था, बहुत सारे प्रांतीय, तो अब यहाँ एक है, अब 4 भागों में अगर बट जाएगा ये, तो क्या ये कमजोर नहीं होगा। तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब समय तक एक भारत के बड़े भारतीय उपमहाद्वीप पर उसकी पकड़ थी, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, बहुत सारे जैसे बंगाल ने, हैदराबाद, सब ने अलग अलग कर लिया। तो अब क्या हुआ, कोई हैदराबाद किसी और को सपोर्ट कर रहा है, केरल किसी और को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं चतुर्भुजी संघर्ष, यानी अलग अलग संघर्ष देखने को मिलने लगा। यानी आपस में ही जो थे ये ऑटोनोमस स्टेट जो थे ये आपस में लड़ने लगे, क्योंकि अस्थापत, हाँ जी, अच्छा मैं बता रही हूँ, हाँ, जो प्रांतीय राज्यों ने अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली 18th सेंचुरी में, वो ऑटोनोमस राज्य कहलाई। यानी कि पहले जो मुगल के अधिकार में रहकर कार्य करती थी, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जैसे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की एक स्वतंत्र नींव रखी थी, तो वो क्या कहला गए, ऑटोनोमस, यानी स्वतंत्र तरीके से जो कार्य करने लगे वो कहलाए। और इस चैप्टर को मैं कल ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ आगमन 1498 से था और वो कहानी हमें 707 के बाद, सॉरी 1707 के बाद समझना है, तो कल मैं वो पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तो आगे की कहानी में समझने में दिक्कत होगी कि कब किसकी सरकार थी। तो वो कहलाते हैं ऑटोनोमस, यानी स्वतंत्र रूप से जिन्होंने कार्य किया, किसी के अधिकार में रहते हुए नहीं, किसी के आधिपत्य जो है नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से। अब किन कारणों से जो है डिक्लाइन हो गया पुर्तगाली भारत में, धीरे धीरे जो है उनका वर्चस्व जो है कम होने लगा। धार्मिक असहिष्णुता, यानी कि अपने धर्म को ये यहाँ पर आए व्यापार करने, अब ये यहाँ ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने लगे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार, तो धार्मिक असहिष्णुता। जबकि प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शासक थे जो भले ही किसी और धर्म को एडॉप्ट किए थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने किस धर्म को एडॉप्ट किया था, जैनिज्म को फॉलो करता था। अशोक क्या करता था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था। उसी के समय एक शासक था, बिंदुसार नाम था, उसने क्या किया था, आजीवक संप्रदाय को, कोई शिव को मानता था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, यानी भले ही किसी एक धर्म को मानते थे लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी जो है उनका नजरिया जो था सही था। तो ये भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट, यानी जो यहाँ के व्यापारी थे उनको जो है ये जब हिंद महासागर से व्यापार करने जाते थे तो पुर्तगाली जो है लूटपाट करते थे। तो इस वजह से भारतीय महिलाओं के साथ जो ये वैवाहिक नीति अपनाए थे कि वैवाहिक नीति के तहत जो है हमारा अधिकार, वो इनको बाद में नुकसान हुआ। और मराठों और मुगलों के द्वारा जो विरोध किया गया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि शाहजहां ने 1632 में उन्हें व्यापार से हटा दिया, वैसे ही मराठों के साथ भी इनका संघर्ष हुआ क्योंकि वो समय क्षेत्रीय कई शासक थे। तो ये सभी थी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कमजोर ब्रिटिशों की तुलना में कमजोर नौसेना, इनके पास जो सेना थी वो ब्रिटिश के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कमजोर थी। ब्रिटिश के जो सेना थी वो सबसे मजबूत थी भारत में, और ये भी एक कारण माना जाता है कि ब्रिटिश ने सबसे अंत तक जो है भारत पर जो है वो अपना अधिकार, क्योंकि भारत तो बाद में उसका उपनिवेश ही बन गया ब्रिटिश का। नेक्स्ट, अब यहाँ डच। डच मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये कई बार पूछा जाता है, हॉलैंड,
जो कि अब किस नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड कहलाता है जी। तो पहला जो डच नागरिक आया था वो आया था 1596 में और उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउंटमैन। और ये जब यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे तो इनके संसद में एक चार्टर पारित किया गया था जिसमें ये था कि ये यहाँ वॉर भी कर सकते हैं, ट्रीटी, क्योंकि व्यापार में अक्सर आप देखेंगे कि ट्रीटी की जाती है और ट्रीटी में कुछ रूल होते हैं कि आपको ये नियम जो है फॉलो करने हैं और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस संधि को तोड़ दिया जाएगा, यानी नहीं माना जाएगा कि वो ट्रीटी। तो उसी के तहत जो है ये आए थे, व्यापार करना, युद्ध कर सकते थे, क्षेत्र पर अधिकार कर सकते थे, यानी संसद द्वारा पारित करने के बाद जो थे ये आए थे। लेकिन डच ये जो थे यहाँ की सरकार यानी डच सरकार वहां से ही जो है इन पर रूल करते थे, यानी कि यहाँ वो नहीं करते थे, वहां से सरकार जो है सब कुछ नियम तय करती थी कि कैसे होगा। दूसरी बात, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहा, वर्ष 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम। अब मैंने पहले ही बताया कि डच, अब यहां देखिए मैप से देखिएगा फिर समझ में आएगा। जो डच हॉलैंड में मैप में देखा था आपने, एक बार देख भी लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। ये रहा, ये जो है यहां से थे। तो ये जब व्यापार करने के लिए आए तो आए कहाँ थे, ये आए थे इस वाले रीजन पे, यानी अगर मैं यहाँ बता पाऊं तो ये क्षेत्र में, ना कि भारत में इन्होंने व्यापार के लिए आए थे, यहाँ पर इन्होंने व्यापार के लिए आए थे। इसे हम बड़े मैप पर देखते हैं। ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र जो है जितना ऑरेंज दिख रहा है ये कहलाता है सुंडा आइलैंड। सुंडा आइलैंड के अंतर्गत कई छोटे बड़े द्वीप आते हैं, जिसमें से बड़े द्वीपों में इंडोनेशिया, ब्रुनई, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर भी छोटा है, मलेशिया, ये मलेशिया नहीं बल्कि ब्रुनई, मलेशिया इधर वाला है। तो ये सभी आते हैं। ये मूलतः जो आए थे व्यापार करने के लिए डच, वो याद रखिएगा सुमात्रा और इंडोनेशिया। और ये किस लिए फेमस था तो याद रखिएगा मसालों के लिए। ये जो आइलैंड है याद रखिएगा मसालों का द्वीप यानी स्पाइस आइलैंड कहलाता था। ये जो क्षेत्र जहां ये व्यापार करने के लिए आए थे, मसालों का द्वीप स्पाइस आइलैंड कहलाता था। तो ये यहाँ व्यापार करने आए थे, यही व्यापार करते हुए इन्होंने कई क्षेत्रों पर जो है पहले अधिकार किया, फिर इन्होंने ये भारत की तरफ गए। तो यहाँ से ये पूर्व की तरफ ही बढ़ पाएंगे। अगर यहाँ आप मैप में देखें, अगर ये क्षेत्र है, अगर इनका अधिकार इस क्षेत्र में है तो ये आसानी से पूर्व कोरोमंडल तट पे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे मुड़ के इस साइड आएंगे पहले। तो इनका जो अधिकार हुआ जो ईस्टर्न घाट्स है उसकी तरफ, यानी कि इधर वाले क्षेत्र पर जो कोरोमंडल तट है, इनका मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये यहाँ से मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन भारत में ये आए थे मुख्यतः सोरा और सूती वस्त्र के लिए। किसका, डच जो भारत में इनका आगमन हुआ था, भारत में सोरा, हमने बिहार में पढ़ा होगा आपने सोरा के बारे में, सोरा व सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए कौन फेमस था, तो बंगाल सूती व रेशमी वस्त्रों के लिए हमेशा से फेमस रहा। तो सूती और रेशमी वस्त्र, बिहार जो है सोरा के लिए सबसे बड़ा जो है उत्पादक बिहार माना जाता है। तो यहाँ से ये लोग व्यापार करने आए। इसी क्षेत्र में इन्होंने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर डचों ने अधिकार किया, श्रीलंका पर अधिकार किया। इन सभी क्षेत्रों पे जो है किसका अधिकार हो गया था। और ये जिन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अंग्रेजों की सहायता से डच उन पर अधिकार कर लिए थे। तो हमेशा याद रखिएगा इन क्षेत्रों में व्यापार करने आए थे, ना कि वो सीधे जो है हॉलैंड से इंडिया आए थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया से इंडिया गए हैं। क्लियर, ऐसा तो नहीं सर के ऊपर जा रहा है कुछ भी। तो ये हुआ, यहाँ मलक्का वगैरह होते, ये देखिए ये जकार्ता, इस पर भी उनका अधिकार हो गया था। ये सुमात्रा वाला एरिया है, ये जकार्ता, इन सभी पर उनका अधिकार था डचों का। और यहाँ एक और मैंने छोटा सा, अगर हाँ, ये जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, शायद बांटेन नाम है। यहाँ पर भी जो किसका अधिकार कर लिया था, बाद में यहाँ कहा जाता है, यहाँ अपना केंद्र स्थापित किया था। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट पे उसने, श्रीलंका, इन सभी स्थानों पे इन्होंने अपने सेंटर स्थापित कर लिए थे डचों ने, और फिर ये भारत की तरफ बढ़े थे।
तो मैप थोड़ा सा आपको आसान बना देगा पढ़ने के तरीका को। फिर मसूलीपट्टनम से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नागपट्टनम को, ये भी उधर ही है पूर्वी में, नागपट्टनम को मुख्यालय, ये नोट कर लीजिएगा कि इनका जो मुख्यालय था ये बोर्ड हैंग करता है क्या? ठीक, उन्होंने मुख्यालय बना लिया। इसके अतिरिक्त कोरोमंडल समुद्र तट पर ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार में मुख्यतः पटना पे इनका था। डच जो सबसे पहले बिहार में आए थे वो पटना में आए थे, और बिहार में जो इनका मेन था सोरा व्यापार था, सोरा व्यापार। ये एक खनिज होता है जो कच्चे रूप में इसका जो प्रयोग होता है जब वो क्या बोलते हैं बारूद वगैरह बनाए जाते हैं उनमें, या कई ऐसे पदार्थों को बनाने में जो है सामान को सूरा का प्रयोग होता है। बंगाल में ये जो आते थे वस्त्र के लिए मुख्यतः आते थे, बंगाल में जो व्यापार था वो वस्त्र के लिए था। उसके अलावा पुलिकट, सूरत, चिंसूरा बंगाल में है, कासिम बाजार भी बंगाल वेस्ट बंगाल में है, पटना, नागपट्टनम जहां इन्होंने अपना सेंटर बनाया, कोचीन, इन सभी क्षेत्रों पर डचों का धीरे धीरे अधिकार हो गया। भारत में मुख्यतः ये किस नील की, क्योंकि नील भी बिहार में आप सूरा के अलावा नील कह सकते हैं, क्योंकि नील के लिए बंगाल भी बहुत फेमस है। बंगाल में एक नील विद्रोह आपने पढ़ा होगा, वो सूरा, सूती वस्त्र के निर्यात का श्रेय जो है किसे जाता है, डचों को जाता है। और सबसे फेमस ये याद रखिएगा 1756 में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध, और यहां पर कौन पराजित हुए थे, डच पराजित, और इसी के बाद जो है इनका भारत पे जो है खत्म हो जाता है। तो ये मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पुर्तगाली से आपके पूछे जाएंगे, और ब्रिटिश से पूछे जाएंगे, और फ्रांसीसी से पूछे जाएंगे। डेनिश से तो शायद कभी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत कम समय तक रहे थे, और वो जो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने व्यापार से ज्यादा ध्यान रखा था मिशनरी, ईसाई मिशनरी होते हैं उनके प्रचार प्रसार पे, और यही कारण कहा जाता है कि उनका जो है भारत में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि वो व्यापार से ज्यादा ईसाई मिशनरी के प्रचार प्रसार पे जो है ध्यान देते थे, और यही कारण था कि वो लंबे समय तक भारत में जो है व्यापार नहीं कर सके। अब डचों का क्या कारण रहा जिस वजह से डच डिक्लाइन किए, तो एक तो इनकी व्यापार यानी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, कैसे व्यापार करना है वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इनका हुआ। भ्रष्टाचार और आसपास यानी राजनीतिक परिवर्तन, आपसी लोगों में जो है राजनीति ज्यादा हुई, इस वजह से भी वो लोग जो है डिक्लाइन, और कमजोर जो है समुद्रिक नीति थी। दूसरी बात, डच सरकार के हाथों में जो है दबदबा था, क्योंकि अगर इन जो कंपनियां थी डच की, अगर आपको मान लीजिए कोई बिजनेस करने के लिए आप पर पैसा कोई और लगा रहा हो, लेकिन सब कुछ पूरी छूट आपको दे दे, तो आप अपने अनुसार जो है व्यापार करेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन कोई पैसा तो लगा रहा है लेकिन वही बताएगा, आपको सिर्फ जो है रिमोट कंट्रोल की तरह काम करना है, तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो डचों के साथ यही था कि ये जो है उस पर काम करते थे। और इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी यानी कि ट्रेड सिस्टम जो था वो याद रखिएगा, कार्टेल, जैसे वहां कार्टेज पत्ती थी, इनकी थी कार्टेल, इस आधार पे जो है ये व्यापार करते थे। वो कार्टेज पत्ती जो था, कार्टेज पत्ती हमने पुर्तगालियों में चर्चा की थी कि आपको हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता था, ठीक यहाँ भी इनको एक लाइसेंस दिया जाता था कि आपको किन क्षेत्रों में है व्यापार कर, तो वो कार्टेज था, ये कार्टेल है, बस इतना याद रखिएगा। कार्टेल जो है इनका व्यापारिक व्यवस्था, और इसका वर्णन आपको इनकी एक चार्टर है उसमें 1772 का है, वहां पर वर्णन है कि कार्टेल व्यवस्था के तहत जो है डच व्यापार करते थे। और धीरे धीरे जो है इन्होंने बेदरा युद्ध के बाद इनकी भारत से समाप्ति हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेज जब आए,
1600 में चार्टर जारी किया गया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ये जारी किया गया था रॉयल चार्टर, जिसमें पहले जो है सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार का मिला था। याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यापार का जो अधिकार मिला है, हमेशा याद रखिएगा, जेम्स प्रथम ने दिया था, ना कि एलिजाबेथ ने दिया था। एलिजाबेथ ने सिर्फ 15 साल के लिए जो है कहा था कि व्यापार के लिए जो है एक जो है लेटर जारी की थी। हाँ, तब ये जाकर जेम्स प्रथम ने, जब वो मृत्यु हो जाती है तो जेम्स प्रथम क्या करता है, 1609 में ये क्या करता है, हमेशा के लिए यानी अनिश्चित, कोई समय काल निश्चित नहीं किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि कभी कितने समय काल तक, और यही वजह था कि उन्होंने कब तक शासन भारत पे किया, कब तक किया, हाँ 1947 तक किया ना, बाकी तो हट गए थे, पुर्तगाली भी चले गए, डच भी चले गए, डेनिस क्या हुआ 1745 में सब कुछ अपना ब्रिटिश को बेचकर चले जाएंगे, और फ्रांसीसी रहते तो हैं भारत में लेकिन सिर्फ व्यापार के पर्पस से, क्योंकि उनके साथ क्या हुई थी, 3 कर्नाटक जो वॉर हुए थे, जो तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ था उसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आप रहेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो वही तो मैं बोले, रहे तो वो उससे बाद तक भी रहे हैं, वो हाँ बाद तक रहे हैं, मैं यही बोल रही हूँ ना, लेकिन वो सिर्फ व्यापार, वो थोड़ी उपनिवेश बनाए थे। भारत उपनिवेश किसका था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, हाँ ये मैं कह रही हूँ। अब जहांगीर का समय काल था, जहांगीर का शासन काल कोई बता सकता है कब से कब तक? फैक्ट्स आप लोग बहुत कम याद रखे हैं। 1627 से लेकर 1656 तक, 58, हाँ इतने तक रहा था। ओह गलत हो गया, 1605 से 1627 जो समय काल हमने जहांगीर वो शाहजहां का बता दिया, यहाँ ये है, ठीक है। बाबर 4 साल तक ही रहा था, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बीच में कौन आ गया था, शेरशाह सूरी, तो वो 56 में जब होता है, 1556 से 1605, ये कौन रह गया, अकबर, ये हो गया जहांगीर, और जहांगीर के बाद 1528 से 15 हो रहा है 1508 तक, और फिर 1658 से 707। अब देखिए इसे याद रखने का बहुत आसान तरीका है, कैसे, एक तो ये कब तक शासन किया, ये 1556 में बैठा, लेकिन कब हुआ, 1605 में, ये 16 यहाँ 2 साल बढ़ा के यहाँ 2 साल बढ़ा देना है। अकबर और औरंगजेब का शासनकाल एक ही लगभग रहा है, याद रखिए, यहाँ 1506 में तो यहाँ 2 साल बढ़ेगा, यहाँ इधर 2 साल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 1505 से 27 तक यानी 20, और फिर 28 में, क्योंकि ये लास्ट समय इसकी मृत्यु होती है तो 28 में 58, और इससे पहले बस बहुत सिंपल है वो तो 1540 से 45, और फिर 55 से 56, और 1520 और 6 से 30, 1526 से 30, हो गया। तो समय प्लीज थोड़ा सा आप लोग फैक्ट्स को याद रखिए, जब कम से कम जिसके शासनकाल के बारे में पढ़े रहे हैं। तो इसके दरबार में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, किस लिए आए थे, वो जो है ट्रेड मैंडेट लेकर आए थे, या फिर रॉयल चार्टर, जो जिसे हम रॉयल डिग्री कहते हैं इंग्लिश में, वो जारी। तो सबसे पहले आया था हॉकिंस, और ये कई बार पूछा हुआ सवाल है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला यात्री कौन था, तो हॉकिंस, और ये कब आया था, 1608 में। ये जब आया, याद रखिए यहाँ शायद मैंने 40-45 लिख दिया था, यहाँ 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 में हो जाती है बाबर की मृत्यु, शायद मैंने 40 लिखा था, हाँ हुमायूं को याद रखिएगा वहाँ। तो हॉकिंस जब हुआ, तो हॉकिंस क्या आया था, याद रखिएगा, हॉकिंस जो आया था मैंडेट लेकर आया था, ना कि वो कोई रॉयल डिग्री लेकर आया था, ये आया था एक आज्ञा पत्र लेकर, किस लिए, व्यापार के लिए। और इसे कहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, तो सूरत में, जहांगीर ने इसे सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। और
जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी इंग्लिश खां की। और ये फारसी का बहुत अच्छा ज्ञानी था, हॉकिंस जो था इसे फारसी का भी ज्ञान था। कैप्टन मिडल्टन आता है, कब आता है? 1611 में। ये क्या लाता है? ये भी एक फरमान लाता है, क्या? व्यापार के लिए। लेकिन इस समय जो है अस्थायी थी। लेकिन इसी बीच ये अब तक यानी कि 1608 से लेकर 1611 तक जो व्यापार की कोठियां स्थापित की गई वो टेम्परेरी थी, ना कि परमानेंट थी। परमानेंट कब स्थापित कर दी जाती है? 1613 में जो है अस्थाई। और ये कहाँ की जाती है? ये कर दी जाती है सूरत। और सूरत में यहां भी स्थापित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है सर टॉमस रो। ये किसका दूत था? जेम्स थे, राजा जो थे उनका दूत बनकर आया था। लेकिन इसने जो लाया था, ये लाया था रॉयल डिग्री लाया था। याद रखिएगा, ये जो था मैंडेट था, लेकिन वो लेके आया था जिसे कि हम शाही आज्ञा, वो फरमान कह सकते हैं, या रॉयल डिग्री कह सकते हैं। इसमें क्या था कि मुगल क्षेत्र पर जिन क्षेत्रों पे अधिकार हैं, दो बातें थी, याद रखिएगा। मुगल क्षेत्रों पर व्यापार का अधिकार, प्लस एक और बात थी कि जो सिक्के, क्योंकि पहले तो सिक्के ज्यादा चलते थे, तो जो इनके सिक्के हैं वो मुगल क्षेत्रों में जो है हो सकते हैं, उनका जो है व्यापार किया जा सकता है। तो सिक्के ढालने का, डचों ने भी सिक्के ढालने के लिए मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित की थी और कई शहरों में स्थापित की थी। लेकिन इन्होंने जो है सर टॉमस रो को जो मिला रॉयल डिग्री, उसमें मुगल क्षेत्र, जितने मुगल क्षेत्रों पे अधिकार था मुगलों का, उन सभी क्षेत्रों पे ब्रिटिश व्यापार कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1615 तक मुगल एम्पायर जो था भारत के एक बड़े भूभाग पर जो था उसका अधिकार था। तो उन सभी पर, और सिक्के जो है वो सभी क्षेत्रों पर चलाए जा सकते हैं। तो ये दो जो है शाही फरमान के अंतर्गत था। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ने दक्षिण पूर्व में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, उसके बाद मद्रास में स्थापित किया, फिर पूर्व में जाते हुए बालासोर में, हुगली में, कलकत्ता के अलग अलग चंद्रनगर में, और भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिशों ने जो है अपना व्यापार स्थापित कर लिया। कम टू नेक्स्ट पेज। वर्ष 1613 यानी 1630 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थाई यानी कि अब मिले इन्हें परमानेंट कंपनी बनाने का, अस्थाई करने की अनुमति पहली बार। तो इसीलिए जब भी पूछा जाए, भले ही इससे पूर्व स्थापित की गई थी कोठिया, लेकिन वो क्या थी? टेम्परेरी थी, पहली बार 16 में। फिर दक्षिण पूर्व में पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम, पूर्व में पूछा जाए तो बालासोर, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? 1623 में अंग्रेजों ने सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, मसूलीपट्टनम में, भड़ौच, ये दक्षिण भारत में पहले अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। फिर क्या हुआ? वर्ष 1686 में अंग्रेजों का मुगल सेनाओं से संघर्ष हो जाता है। तो अब कौन होगा शासक? बताइए आप सभी। 16, अभी मैंने ईयर बताया था ना, किस शासक, तो अभी कौन हो सकता है मुगल शासक भारत का? 1686 अभी मैंने ईयर बताया था आप लोगों को। शाहजहां था जी, गुड, क्योंकि वो 58 में बैठा था। औरंगजेब, यही होता है। मैं हमेशा इसलिए क्यों कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है, फैक्ट्स याद रखना जरूरी, वरना रिलेट नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए, कम से कम मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कौन रहा है। इसलिए मैंने कहा उत्तर मुगलकालीन शासकों के बारे में भले, यानी पोस्ट मौर्य जो शासक रहे, रूलर रहे, उनके बारे में नहीं पता हो तो चल जाएगा, लेकिन बाबर से लेके औरंगजेब तक का क्रम बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्ट। जिसके बाद कंपनी को सूरत में, मसूलीपट्टनम में, विशाखापट्टनम में
अपने अधिकार खोने पड़े। अब क्या हुआ, औरंगजेब ने जिस तरह 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से छीन लिया था हुगली में, औरंगजेब ने क्या किया कि 3 स्थानों पे उनके कारखाने बंद करा दिए। लेकिन बाद में औरंगजेब ने ही क्या किया कि 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने, यहाँ पर ये एक मुफ्त राशि नहीं, मुआवजा आप समझते हैं, किसी भी अगर कार्य के लिए हो जाए तो उसे फिर से शुरू करने के लिए मुआवजा देना पड़ता है, वो दिया था, ना कि यहाँ पर वार्षिक तौर पे ये दिया जा रहा है। देने के बदले पुनः व्यापार का अधिकार, यानी कि अब इन क्षेत्रों पर फिर से जो है ब्रिटिश व्यापार कर सकते थे। और यही वजह है कि अगर उसी समय औरंगजेब इन क्षेत्रों पे उन्हें व्यापार का नहीं देता तो इनका वर्चस्व जो है भारत में इतने लंबे समय तक नहीं रहता। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, वही ये जो है पॉइंट कैथरीन का विवाह वाला, ये चर्चा हो चुका है। और 1612 का 22 है, बट वो एग्जैक्ट मैंने सर्च किया था, वही है 1661 में। फिर क्या हुआ, 1691, अभी भी कौन शासक होगा, औरंगजेब ही शासक होगा, क्योंकि वो 1707 तक रहा। तो 1691 में जारी एक शाही फरमान होता है, रॉयल डिग्री को कहा जाता है, ये मैंडेट नहीं होता है, ये रॉयल डिग्रियां हो जाती हैं। इसके तहत अब ये था कि यानी पूरा एनुअल तौर पे आपको एक राशि देनी पड़ेगी, और उसके बदले पूरे बंगाल में, ये हिंद महासागर की बात नहीं हो रही है, जबकि कार्टेज पत्ती में क्या था, हिंद महासागर, यहां हो रही है कि बंगाल से जो वेस्ट बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र था, यानी पूर्व की तरफ की बात हो रही है, बंगाल में सीमा शुल्क छूट दे दी गई। अब इन क्षेत्रों में जो है, जो भी अगर ये एक मुफ्त राशि जमा कर सकता था वो व्यापार कर सकता था, और इसका फायदा ब्रिटिशों ने अपने निजी जो व्यापार थे, यानी उनके अपने खुद के जो प्राइवेट व्यापार थे उनमें भी शुरू लगा दिया। और यही था कि धीरे धीरे जो भारतीय व्यापारी थे वो उनका नुकसान होने लगा। वर्ष 1707 में अब तो शासक बदल चुका था, अब शासक हो गया था मुगल सम्राट फर्रुखसियर। यहां से कहानी को समझने के लिए आपको ऑटोनोमस स्टेट जो एस्टेब्लिश किए गए थे उनके बारे में जानना होगा, जिसके बारे में कल मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो जो उनके द्वारा नियुक्त दीवान होते थे या अन्य पदों पे जो नियुक्त किए जाते हैं, उन्होंने क्या किया कि मुगलों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य शुरू कर दिए। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इसने इसलिए एक फरमान दिया था, क्योंकि एक बार जब फर्रुखसियर बीमार था, कहानी बस समझना है, ये सारी बातें याद नहीं रखनी होती है, मैं पहले बता दे रही हूँ। जब फर्रुखसियर बीमार था तो एक ब्रिटिश डॉक्टर था, हैमिल्टन नाम था, उसने इसकी मदद की थी, इलाज की थी। तो उसके बदले इसने फर्रुखसियर ने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया, और इस फरमान में क्या था, 3000 एनुअल जमा करना था टैक्स, और इसके बदले पूरा निःशुल्क व्यापार करने का। और बंबई टकसाल क्या होते हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, और बंबई पर किसका अधिकार था, क्योंकि बेच चुका था जब उसे दहेज में मिला था, तो इन पर जो है उसने सिक्के ढालने के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की, यानी कि बंबई से जो सिक्के ढाले जाएंगे वो मुगल साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में जो है चलाए जा सकते हैं व्यापार के लिए, क्योंकि ये अपने सिक्के जारी करते थे, तो अब कहीं भी चलाए जा सकते। अब क्या होता था, इनका वर्चस्व बढ़ने लगा कि ये अपने सिक्कों से जो है कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने पैसों को पहले कन्वर्ट कराते हैं वहां के, तभी तो कर सकते हैं। या इंडिया में जब आते हैं वो लोग तो इंडियन रुपीज में उसे कन्वर्ट कराते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। पर इनने क्या दे दिया कि आप जाओ कहीं भी जाके जिसमें मुगल क्षेत्र है वहां व्यापार करो। अब इनका क्या हुआ, बढ़ गया मन कि हम तो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, यही वजह थी। फिर क्या हुआ, वर्ष 1765 में मुगल बादशाह, अब ये कहानी 1765 की कब हो रही है, इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की संधि, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के तहत ही जो अधिकार दीवानी का किसे मिल गया था, ब्रिटिशों के हाथों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इससे पूर्व याद रखिएगा, 1-2 पॉइंट्स और याद रख लीजिएगा। 1700 में क्या हुआ था कि कलकत्ता को जो है प्रेसिडेंसी नगर,
यानी कि प्रांतीय शहर जो है घोषित कर दिया गया था। अब बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसने बनवाया था, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, पढ़ा होगा, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ जी, जॉब चारनाक ने 3 शहरों को, जो बंगाल में उस समय दीवान था, नाम था उसका अजीमुशान। अजीमुशान ने क्या किया था कि 1686 में 3 शहर, 1686 नहीं बल्कि 1698 में 3 शहर थे, कालिकता, सूतानाती और गोविंदपुर। वो किसे दे दिया था, ब्रिटिशों को दे दिया था। ब्रिटिशों ने क्या किया, उन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी थी, और जिसने नींव रखी थी उसका नाम था जॉब चारनाक। और वहां पर कलकत्ता का जो प्रथम वो नियुक्त किया गया चेयरमैन, वो नाम था उसका चार्ल्स आयर। कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंस डेंस जो बना उसका नाम था चार्ल्स आयर। और फिर इन्होंने 1700 में क्या कर दिया, इसे प्रेसिडेंसी, यानी कि उस समय उस क्षेत्र का जो प्रांतीय शहर नियुक्त कर दिया गया वो कलकत्ता। और कलकत्ता कब तक भारत की राजधानी थी, तो याद रखिएगा वो 1774 से लेकर 11 तक भारत की राजधानी रही। जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दिसंबर 1911 में, जब कौन आया था जी, जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी, तो उसके बाद 3 जो है उस समय आए थे, जिनमें एक तो बिहार को अलग प्रांत बनाना था, उसके अलावा ये एक जारी हुआ था। और उसी के बाद क्या हुआ था, ये कलकत्ता की बात हो रही है, कम से कम आपको याद हो, कहाँ स्थानांतरित करके कर दिया गया, न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही। तो ये बातें, लेकिन ये जो बात हो रही है यहाँ याद रखिएगा, ये हो रही है इलाहाबाद की संधि की। पर ये कहानी समझने के लिए आपको बहुत लंबी कहानी अभी समझनी है ब्रिटिशों की। बस ये है कि मैंने समझने के लिए, इस पॉइंट तक आने के लिए अभी बहुत सारी घटनाओं से हमें जो है वाकिफ होना है, यानी बहुत सारी अभी घटनाओं से हम रूबरू जब हो जाएंगे तब हम समझेंगे कि कैसे हुई थी इलाहाबाद की संधि। क्योंकि इलाहाबाद की संधि से पहले जो बंगाल के शासक रहे थे उनके बारे में हमें बहुत सारा पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि अलीनगर की संधि होती है, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और तत्पश्चात जाके होता है इलाहाबाद की 2 संधियां। तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये क्योंकि ब्रिटिश लंबे समय तक रहे हैं तो ब्रिटिश की हर एक नीति को हमें विस्तार से पढ़ना है। बाकी आप जैसा बोलेंगे। डेनिसों के बारे में बहुत विस्तार से नहीं पूछा जाता है। याद रखिएगा 1616 में ये भारत आए थे। डेनिस मूल रूप से निवासी कहाँ के थे, डेनमार्क के थे ये लोग डेनिश। 1612 में ट्रैंकोबार और 1676 में सेरामपुर, याद रखिएगा सेरामपुर इनका मुख्यालय था। जो मेन सेंटर कहां था, सेरामपुर। सेरामपुर याद रखिएगा बंगाल का एक शहर है, और ये कहां पर है, टीएन शॉर्ट में तमिलनाडु को लिखते हैं। तो ये यहाँ था, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने व्यापार से ज्यादा ईसाई मिशनरी के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया था। यही वजह है कि 1643 से लेकर 1669 के जो काल के बीच था, इनकी गतिविधि यानी नामात्र थे तो भारत में ही, पर इनका कुछ भी ऐसा काम नहीं चलता था। इनका मेन जो था ईसाई का प्रचार प्रसार करना। फिर क्या हुआ, पुनः एक बार ये 1617 में अपनी कंपनी स्थापित तो किए, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये नहीं रह पाए। और फिर क्या हुआ कि 1729 आते आते क्या हुआ, ये धीरे धीरे सारी कंपनियां जो है इनकी बंद होने लगी। फिर क्या हुआ, 1745 में डेनिश, श में कंफ्यूज नहीं होना है, श भी कहीं लिखा होता है, क्योंकि जब ट्रांसलेट करते हैं तो वहां का जो इंग्लिश है इंडियन इंग्लिश से अलग है, तो श और श में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है। अपनी सारी फैक्ट्रियां किसको बेच दिए, ब्रिटिश कंपनी को, और ये वापस कहाँ चले गए, डेनमार्क चले गए। और यही माना जाता है कि इनके पास एक तो संसाधन की कमी थी, दूसरी बात थी कि ये लोग ज्यादा किस चीज के, संसाधन की कमी, और एक लिख दे ईसाई मिशनरी ये प्रचार प्रसार पर अधिक बल। और यही कारण था कि ये लोग धीरे धीरे इंडिया से जो है डिक्लाइन हो गए। तो यहां तक की कहानी, बस ये ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना है आपको फ्रेंच के बारे में, फ्रांसीसी।
फ्रांसीसी भारत में बहुत समय तक रहे, लेकिन तीसरी संधि के बाद सिर्फ व्यापार की दृष्टि से ये भारत में रहे थे। इन्होंने उपनिवेश नहीं था इनका। इन्होंने जो था, याद रखिएगा, लुई 14 था, जो भारत में व्यापार के लिए हुआ था उसका नाम था लुई 14। पूर्व में व्यापार की अनुमति दिया था, इसने पूर्व की तरफ व्यापार की अनुमति दिया। तो सबसे पहले फ्रैंकोइस कैरी, तो ये क्या कहलाएगा अगर पूछा जाए कि पहला फ्रांसीसी यात्री कौन था? प्रथम फ्रांसीसी यात्री 1668 में ये जो है आया था, और इसने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी, यहां लिखना टाइपिंग एरर है, हाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन ये आया कब था फ्रैंकोइस कैरो? 1664 में, ये याद रखें, आया था इस 1664 में, लेकिन 1668 में इसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या है जो है पांडिचेरी शहर के, जो पुदुचेरी कहलाता है, पांडिचेरी शहर की स्थापना जो की गई थी 1674 में की गई थी, और इसी पे जो है फोर्ट लुई का भी निर्माण किया गया है, और इसी व्यक्ति द्वारा। पांडिचेरी का जो कारखाना 1674 में स्थापित हुआ, उसी के अंदर फोर्ट लुई का भी निर्माण करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके स्थापना करने के बाद एक बार जो है ये फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया था, और पुनः जो है फ्रांसीसियों ने इस पर अधिकार किया था, यानी ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया था, लेकिन पुनः जो है ये अपना अधिकार जमाए थे, और उसी में जाकर पांडिचेरी कारखाने में फोर्ट लुई की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा। फ्रांसीसियों ने बाकी कहां कहां, अब आपने देखा होगा ये है इंडिया का निचली हिस्सा जिसे हम प्रायद्वीप, आप समझते होंगे प्रायद्वीप क्या कहलाता है, जो 2-3 तरफ से जल से घिरा हो वो क्या है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये है, यहाँ जो है क्षेत्र मालाबार तट वाला होगा, और ये जो है कोरोमंडल, फिर यहाँ के सरकार को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ऊपर आप जाएंगे तो कोंकण वाला तट, फिर यहाँ आप जाते हैं तो गुजरात में काठियावाड़, 2 वहां पर देखते हैं, काठियावाड़ और एक वो रन ऑफ कच्छ, तो वो दोनों क्षेत्र होते हैं। तो इसने क्या किया, मॉरिशस अगर हम मैप में मैं बताऊं तो यहाँ अफ्रीका में आप जाएंगे तो समझ पाएंगे, यहाँ देखना मॉरिशस से आपने देखा होगा बहुत पहले एक मुद्दा बहुत चर्चे में था, अफ्रीका। अफ्रीका का कोई मैप नहीं है, हाँ ये है मेडागास्कर। आप मेडागास्कर से जस्ट इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको, इसमें नहीं दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा इधर जाएंगे तो मॉरिशस एक द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय राष्ट्र समझते होंगे, जो पूरी तरह जल से घिरा हो वो द्वीपीय राष्ट्र का आइलैंड कहलाते हैं। तो इस एरिया में आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। तो इन्होंने, फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस पर भी अधिकार कर लिया। 1724 में मालाबार, मालाबार जब भी मैं कहूं केरल तट को याद रखिएगा, केरल वाले तट पर स्थित, और केरल तट पे स्थित क्या है, माहे, माहे कराईकल और पुदुचेरी, 3 पे फ्रांसीसियों का अधिकार था, माहे। और 1739 यानी 1739 में कराईकल, कराईकल याद रखिएगा इस तरफ है, यानी कि ये है ईस्टर्न घाट की तरफ, ये वेस्टर्न घाट में होगा, ये कोरोमंडल की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए थे, जो किस नाम से जाने गए, कर्नाटक युद्ध, जिसमें 1746 से 48 तक, फिर आपको देखने को मिलेगा 49 से 54 तक, और एक फिर तीसरा। तीनों में अलग अलग संधियां हुई हैं, एक में एक्सला सैप्ले की, एक में पुदुचेरी की, और एक में पेरिस की संधि। उन सब की बात हम जब कर्नाटक युद्ध की करेंगे तो डिटेल से कर लेंगे, तो वो कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। फिर वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो हुआ था वांडीवास का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 युद्ध याद रखिएगा, एक बेदरा का युद्ध डचों के साथ, कब वो हुआ है 1759 में, और 1760 में वांडीवास का युद्ध, और इसमें किसकी, ये पराजित होते हैं।
और इस पराजय के बाद जो है इनके बीच एक ट्रीटी साइन होगी और उसी ट्रीटी के बाद इनका सिर्फ और सिर्फ जो है व्यापार पर अधिकार रह जाएगा भारत में। तो ये थी कहानी। अब इनके पतन के कारण क्या थे? कमांडरों का अच्छा प्रदर्शन, यानी कि इनकी तरफ से जो नियुक्त किए जाते थे ऑफिसर्स वो सही तरीके से काम, अंग्रेजों की तुलना में समुद्री शक्ति और नौसेना क्या थी, इनकी भी कमजोर थी, राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये भी जो है फ्रेंच सरकार, फ्रेंच कंपनी नहीं करती थी, फ्रेंच सरकार के हाथों से होता था, वहां से जो है जो भी नियम कानून कायदे थे, इसलिए जो है हमेशा, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जब किसी और के हाथ में रहते हुए आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में आप इतना जो है बढ़त नहीं पाएंगे। पीछे कर दूं जी, आगे बढ़ो। अब है उस समय कई शहरों की स्थापना हुई, जैसे कि मद्रास शहर की स्थापना की गई, चंद्रनगर शहर की स्थापना हुई, मुंबई की हुई, कोलकाता। तो उसके बारे में कैसे किन शहरों का स्थापना किया गया और उस समय ये शहर किस नाम से जाने जाते थे, तो ये कहानी है 1639, यानी कि मुगलों में कौन था? शाहजहां का शासन काल था। और फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में क्या किया था? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी कहां पर है? तो आज की बात की जाए तो कोलकाता में, आपको वेस्ट बंगाल में चंद्रगिरी के राजा ने क्या किया था? मद्रास को पट्टे पे, अच्छा ये बात उसकी नहीं हो रही है, वो चिंसुरा है। चंद्रगिरी का जो राजा था उसने मद्रास को पट्टे पर देना सोचते हैं अभी हम गांव में खेतों को देते हैं तो क्या बोलते हैं? जो नगद पे बटाई जिसको बोलते हैं उसे पट्टे शब्द, जो हिंदी में सही उसके लिए शब्द है, गांव में हम बटाई कहते हैं, वो यानी कुछ पैसों पर अपनी जमीन किसी को दे देना, उसे पट्टे शब्द कहते हैं। पट्टे पर दे दिया तो इसे क्या कहले? किला बंद यानी फोर्ट बना दिया गया और उसे नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट वर्ष 1698 में, जिसकी बात मैंने कह रही थी, कौन था उस समय? अजीमुशान, क्योंकि औरंगजेब के समय जो दीवान था वो था अजीमुशान और उस समय जो सूबेदार था वो था क्या बोलते हैं? मुर्शिद कुली खान। लेकिन फिर जब वो नियुक्त होता है फरुखसियर तो वो बंगाल का जो है वो क्या नाम है, दीवान किसे नियुक्त कर देता है? मुर्शिद कुली खां को, और मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेगा। इसने सूतानती, कलिकाता और गोविंदगढ़, कालीकाता भी लिखा होता है, गोविंदपुर की जमींदारी जो है किसको मिल गई? यहाँ पर इसने पट्टे पर नहीं दिया बल्कि इन क्षेत्रों की जमींदारी ही किसे दे दी? अंग्रेजों के हाथ में दे दी। क्यों? क्योंकि ये दीवान नियुक्त रह सके। इसे मिलाकर जॉब चौरनक ने क्या किया? कलकत्ता शहर की नींव रख दी और इस शहर को क्या नाम दिया गया प्राचीन समय काल में? फोर्ट विलियम। और कलकत्ता का जो प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया कौन था? अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, हाँ, चार्ल्स आयर। कब तक रहा था राजधानी भारत का कोलकाता? सही है, 75, हाँ 11 तक, जी बिल्कुल। बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? गिरनाल्ड अग्नियार द्वारा बंबई शहर की। और फ्रांसीसियों ने, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, चंद्रगिरी वो अलग था, चंद्रनगर जो है कलकत्ता में है, चंद्रनगर कत्ता में यहाँ जो फोर्ट बनाकर जिसे किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट ओरलियंस। और इस पर किसका अधिकार था? याद रखिएगा, चंद्रगिरी जो थी फ्रांसीसियों का जो है मेन सेंटर था, बंगाल वाले क्षेत्र पे जो था इनका अधिकार था और चंद्रनगर पे जो है इनका अधिकार था। लेकिन बाद में ब्रिटिश जो है इन क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल में जब शासक था कौन? अलीवर्दी खां, और उसके बाद होगी अलीनगर की संधि। तो कल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में जो ऑटोनोमस स्टेट इस्टेब्लिश किए गए हैं उनके बारे में। जब वो कहानी आप समझ लेंगे तो जाकर आगे जब मैं कहानी रिलेट करूंगी तो आपके लिए समझना जो है आसान हो जाएगा। अब आप बताइए आपको क्या पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है या मैं खुद लिखवा के पढ़ाऊं जैसे आपकी? इसमें बस ये होगा कि आपको ये पीपीटी मिलेगा जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, अब आपके ऊपर है जैसा। पुर्तगालियों ने कंपनी कहाँ स्थापित की थी? ये कोठी की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, जो कोठी होती है वो अलग होती है, कंपनी होती है वो अलग। इन्होंने 1498 में कालीकट में की थी, उसके बाद अंग्रेजों ने 1616 में सूरत में की थी,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में मसूलीपट्टनम में, जबकि मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी कब स्थापित की थी? 1605 में की थी। डेनिस ने 1616 में सूतानती, कहां पर है सूतानती? वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये बाद में इसी से बन के कलकत्ता शहर बना। फ्रेंचो ने कब की? 1664 में और सूरत में की थी। तो ये याद रखिएगा, फैक्ट्स हैं। कब? तो पीपीटी से बस इतना फायदा होने वाला है, बाकी आप जैसा बोलेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना मुझे है। कैसे पढ़ना आप लोग पसंद करेंगे? ये